Hi everyone, this is Prem and welcome back to Educational Hike. So I'm here with chapter number 1 of class 9th Science, Matter in our Surroundings. हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो बुक हो, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो, टीवी हो, ये सारी चीजें किस चीज से मिलकर बनी हुई हैं, आज के इस चैप्टर में हम यही जानेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ प्रायर इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको क्लास 9th के आने वाले सभी चैप्टर्स दो पार्ट्स में डिवाइड होकर मिलेंगे। जैसे ये चैप्टर भी, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स आपको दो पार्ट्स में डिवाइड होकर मिलेंगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप लोग को डाउट जरूर हो रहा होगा कि भैया लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर रहे। तो मेरी जान, आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, इवन ये चैप्टर का भी मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ही किया है। बट ये जो चैप्टर नंबर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, इस चैप्टर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिन एक्टिविटीज को करने में और लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। ट्रस्ट मी, इस प्रेजेंटेशन की एक एक लाइन एनसीईआरटी की है और एनसीईआरटी का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से छूटेगा नहीं, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विथ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या है? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो चेयर हो, चाहे जो हम टी शर्ट पहन रहे हैं, या जो हमारे घर में कार खड़ी हुई है, या मम्मी लोग जिस बर्तन में खाना बनाती हैं, ये सारी चीजें और इवन जितनी भी चीजें आप अपने अगल बगल देखते हो, वो सभी चीजें किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। जैसे जैसे ये आप जो चेयर देख रहे हो, ये लकड़ी की बनी हुई है। ये टी शर्ट देख रहे हो, ये कॉटन या टेरिकॉट का बना हुआ है, ठीक है। और ये कार देख रहे हो, ये कार आयरन का बना हुआ है। ये बर्तन देख रहे हो, ये बर्तन स्टील का बना हुआ है। तो मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम अपने अगल बगल जो कुछ भी देखते हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। और साइंस की भाषा में इसी मटेरियल को हम मैटर का नाम देते हैं। यस, समझ गए मैटर क्या होता है? आपने देखा कि आपके अगल बगल जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सभी चीजें मैटर होती हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि भैया, तो मैटर, कौन सी चीज मैटर नहीं होती है? कौन सी चीज मैटर नहीं होती? एनर्जी। यस, क्या आप एनर्जी को देख सकते हो? नहीं, तो ये मैटर नहीं है। क्या आप टाइम को देख सकते हो? नहीं, तो ये मैटर नहीं है। क्या आप ग्रेविटी को देख सकते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स को देख सकते हो? नहीं, तो ये भी मैटर नहीं है। मैटर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? हम अपने अगल बगल प्लांट्स को देखते हैं, आसमान में बादल देखते हैं, हम अपने अगल बगल जानवरों को देखते हैं, खाने वाला फूड देखते हैं, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज देखते हैं, और हवा को देख सकते हैं। हवा को देख भी सकते हैं, देख नहीं सकते तो फील कर सकते हैं। यस, ठीक है। आप पानी पीते हो, ये सारी चीजें मैटर कहलाती हैं। मतलब एग्जैक्टली अगर मैटर की डिफिनीशन मैं आपको बताऊं तो मैटर वो चीज होती है जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका कुछ वजन हो। मतलब देखो, ये जो खाना है, अगर इस खाने को हम कहीं पर रख दें तो क्या ये कुछ ना कुछ तो जगह को घेरेगी, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्युपाई तो करेगी ना। अरे मेरे भाई, इस खाने को अगर आप टेबल पर रखोगे तो टेबल का कुछ जगह तो घिर जाएगा, कुछ जगह तो ऑक्युपाई हो जाएगा ना। तो यस, मैटर वही होता है जो कहीं पर अगर रखा जाए तो वो स्पेस को ऑक्युपाई कर ले। इसके साथ साथ मैटर वो भी चीजें होती हैं जिसका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वजन होता है। जैसे देखो, ये कुछ ना कुछ ग्राम का तो जरूर होगा, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कुछ ग्राम का तो जरूर होगा ना। तो भाई मैटर है ये। प्लांट्स जहां पर लगाया जाता है वो स्पेस को ऑक्युपाई करता है और इसका कोई ना कोई वजन भी होता है। अगर हम प्लांट्स को तराजू पर रख के तोले ना तो इसका कोई ना कोई वजन होता है। तो ये भी हमारा क्या है? मैटर है। बादल भी आसमान में होता है, तो आसमान के
कुछ जगह को तो ऑक्युपाई करता है ना ये क्लाउड, तो ये भी मैटर है। हाँ हाँ हाँ, आपने कभी टाइम को देखा है क्या? क्या टाइम जगह को घेरता है क्या? क्या टाइम को हम कहीं रख सकते हैं? या टाइम का क्या कोई वजन होता है क्या? नहीं होता ना, तो ये चीज मैटर नहीं है। जो चीज स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका कोई ना कोई मास हो, इसी चीज को हम मैटर का नाम देते हैं। अच्छा, मास का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं वजन होता है, तो वजन नहीं होता। मास का मतलब होता है किसी चीज का वजन, लेकिन ग्रेविटी को छोड़कर। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये खाना ही है, खाने में कितने पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स का वेट कितना है, इन पार्टिकल्स का वजन कितना है, बस यही मास होता है। मास का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी को छोड़कर किसी चीज की जितनी वजन होती है, दैट इज नोन एज मास। तो आई थिंक आप मैटर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। मतलब बात यहां तक आ गई है कि मेरे भाई, अब हमारे दुनिया में इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि अब हमें उन्हें डिवाइड करने की जरूरत है। मतलब इतने सारे मैटर हो गए हैं, इतने सारे मटेरियल्स हो गए हैं कि अब हम उनको पहचानेंगे कैसे? तो साइंटिस्ट ने कहा कि मैटर को दो अलग अलग बेसिस पर डिवाइड कर दिया जाए। मतलब हमने उन सभी मटेरियल्स को एक तरफ रख दिया जो दिखने में एक जैसे दिखते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। और ऐसे मटेरियल्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये जो मटेरियल है, ये किसी से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते, ये जो मटेरियल है इनका कलर कैसा है, या ये जो मटेरियल है इनकी रिएक्टिविटी कैसी है, इन चीजों को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। आगे इन दोनों चीजों के बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। बस एक हल्का लाइट सा इंट्रोडक्शन ले लो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बाहर से दिखने में कैसा है। जैसे आप लड़की देखते हो, बोलते हो ना कि बहुत मस्त है, मतलब सामने से अच्छी है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो उसकी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अंदर से कैसी है, उसके गुण कैसे है, अच्छा बोलती है, मीठा बोलती है, सच बोलती है, प्यार करती है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही मैटर है। मैटर बाहर से दिखने में कैसा है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो जो मैटर है वो किसी के साथ रिएक्ट करता है या नहीं करता, या वो मैटर जो है उसका कलर कैसा है, क्या कलर चेंज होता है, तो ये सारी चीजें केमिकल प्रॉपर्टी कहलाई जाती हैं। समझ गए? तो ये तो हो गया मॉडर्न बेसिस कि आज के मॉडर्न एरा में हम मैटर को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में मैटर को 5 तरीकों से डिवाइड करते थे। लोग कहते थे कि जितनी भी जीवित, जितनी भी लिविंग चीजें हैं और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, वो 5 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको हम छित, जल, पावक, गगन, समीरा कहते हैं। छित का मतलब होता है अर्थ। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं, पुराने जमाने के लोग कहते थे कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। वो 5 चीजें कौन सी हैं? छित, छित का मतलब अर्थ। जल, जल का मतलब होता है वाटर। छित, जल, पावक, पावक का मतलब होता है फायर। छित, जल, पावक, गगन, गगन का मतलब होता है क्लाउड। समीरा, समीरा का मतलब होता है एयर। पुराने जमाने के लोगों का कहना था कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये इन्हीं 5 चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। हालांकि ये तो बहुत पुरानी बात थी। आज के इस मॉडर्न एरा में हम मैटर को 2 बेसिस पर डिवाइड करते हैं। आज के इस चैप्टर में केवल हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में हम मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये जो मटेरियल होते हैं, ये जो मैटर होते हैं, ये बाहर से दिखने में कैसे होते हैं, इनकी बाहर की बनावट कैसी होती है, इसी को हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पहला नेचर क्या है मैटर का? मैटर इज मेड अप ऑफ
पार्टिकल्स। पहला जो प्रॉपर्टी है मैटर का वो ये है कि कोई भी चीज हम अपने अगल बगल देखते हैं, चाहे वो जैसे हमारा फोन हो गया, हमारा स्मार्टफोन हो गया, तो भाई कोई भी चीज है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये मैटर की पहली प्रॉपर्टी है कि हम अगल बगल जो भी चीजें देखते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे। एक बार क्या हुआ कि दो स्कूलों के बीच में झगड़ा हो गया। एक स्कूल वाले कह रहे थे कि जो मैटर है वो लकड़ी की तरह कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक स्कूल के बच्चे बोल रहे थे कि नहीं, मैटर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बल्कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो मैंने कहा कि तुम दोनों झगड़ा ना करो, मैं तुम्हें सिखाता हूं एक्टिविटी नंबर 1.1 के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि सचमुच मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या मैटर लकड़ी की तरह कॉन्टिन्यूअस है। चलो देख लेते हैं। Hi everyone, welcome to activity number 1.1 of chapter number 1 matter in our surrounding। इस एक्टिविटी से हम ये सीखेंगे कि क्या सचमुच कोई मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है या वो लकड़ी की तरह बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। चलो देखते हैं, पता लगाते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें 100 ml ऑफ वाटर ले लेना है और इसके लेबल को हमें मार्क कर देना। जैसे पानी कहाँ आ रहा है, अभी यहां पर आ रहा है, मैंने मार्क कर दिया, आपको दिख रहा होगा ना, बिल्कुल पानी यहां पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑफ शुगर मिक्स करेंगे। इस शुगर को हम डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये नीचे जो शुगर का क्रिस्टल है वो गायब नहीं हो जाता। तो जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं, जल्दी जल्दी मिक्स करते हैं। एंड नाउ अब देखो, अब ये जो शुगर है ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। क्या आपको वाटर लेवल में कोई चेंज दिख रहा है? क्या आपको वाटर लेवल में कोई चेंज दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। जब हमने शुगर को इस वाटर में मिक्स किया ना, तो जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो डिवाइड होकर वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर का लेवल यहां से बढ़कर यहां पहुंच गया, इंक्रीज हो गया। इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि भाई जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड हुए और वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। अगर ये जो शुगर था ये पार्टिकल से नहीं बना होता तो ये लकड़ी की तरह ऊपर ही फ्लोट करता, ये मिक्स कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो भाई आप चाय बनाते हो, आप कॉफी बनाते हो, आप नींबू पानी बनाते हो, तो आपने देखा होगा कि चाय कॉफी दूध के साथ मिक्स हो जाती है। मिक्स क्यों होता है? क्योंकि कोई भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। सो एक्टिविटी इज क्लियर नाउ, लेट्स गेट बैक। सो एक्टिविटी कैसी लगी? और इस एक्टिविटी से आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मेरे भाई मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। बिल्कुल सही। तो ये स्कूल वाले बिल्कुल सही थे और ये स्कूल वाले गलत थे। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको पहली प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई होगी कि जितनी भी अगल बगल हमारी चीजें पाई जाती हैं वो सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, लेट्स मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मैटर की? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने देखा कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे होते हैं? क्या बहुत ज्यादा छोटे हैं? क्या इन पार्टिकल्स को हम मेजर कर सकते हैं क्या? चलो जान लेते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी नंबर 1.2 ये रहा आपके सामने। हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्टिविटी नंबर 1.2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस एक्टिविटी से हम ये सीखेंगे कि किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। सो चलो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक केमिकल लेना था, पोटेशियम पर मैग्नेट। वो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैंने दूसरा केमिकल लिया है। लेट्स सी, ये एक्टिविटी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी। इस केमिकल को हम 100 ml ऑफ वाटर में मिक्स कर देते हैं।
जैसे ही हमने मिक्स किया ये पूरा वाटर कलर हो गया। मतलब क्या था, मतलब ये था कि 1 ग्राम ऑफ ये जो केमिकल था ये जैसे ही 100 मिलीलीटर वाटर में गया ना, ये पूरे वाटर को कलर कर डाला। मतलब इसके कितने सारे पार्टिकल्स अंदर जाने के बाद डिवाइड हो गए और बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। अब तुम आगे देखना, अब इसमें का अगर हम 10 ml भी वाटर इसमें डालेंगे तो आप समझ सकते हो कि जो 10 ml में जितने पार्टिकल्स थे वो इस 100 ml वाटर में जाने के बाद और ज्यादा डिवाइड हो गए। अब फिर देखना, अब इस 100 ml ऑफ वाटर के फिर से 10 ml अगर हम इसमें डालेंगे ना, आप देख रहे हो इस 10 ml के जो पार्टिकल्स थे वो और ज्यादा डिवाइड हो गए। अब अगर हम और 10 ml इसमें डालेंगे ना, तो ये जो भी पार्टिकल्स इस 10 ml से इस वाटर में गए हैं ना, वो और ज्यादा डिवाइड हो गए हैं। ऐसे ही हम इसमें करेंगे तो ये भी थोड़ा बहुत कलर हो जाएगा। तो आपने देखा, हमने 1 ग्राम केमिकल लिया जो 100 ml ऑफ वाटर में डाला तो पूरा वाटर कलर हो गया। अब इसमें से हमने 10 ml वाटर निकाला जिसमें थोड़े बहुत ही पार्टिकल्स होंगे, वो जब इस वाटर में गया ना तो वो और ज्यादा डिवाइड हो गया, और ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। ऐसे ही जब इसमें गया तो वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। मतलब आप समझ सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने ज्यादा छोटे होते हैं, हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा छोटे होते हैं। So this is activity number 1.2. Hope you loved it. Let's back. So कैसी लगी एक्टिविटी? तो देखा आपने कि केवल 1 ड्रॉप ऑफ इंक कितने सारे वाटर को कलर कर सकता है। मतलब 1 ड्रॉप ऑफ इंक में इतने पार्टिकल्स हैं कि वो पता नहीं कितने, लगभग 1000 लीटर पानी को कलर कर सकता है। मतलब एक पार्टिकल बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो सकता है। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, ना तो हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये है मैटर की सेकंड प्रॉपर्टी। आई थिंक कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब तक हमने पढ़ा कि ये मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है ना, इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, या इन पार्टिकल्स की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल क्या होती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि हमारे अगल बगल जितनी भी मटेरियल पाए जाते हैं, जो भी मैटर है, वो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ दूरी जरूर होती है, कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होता है। अब इस चीज को हम कंफर्म कर सकते हैं। कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आपने कभी चाय तो बनाई होगी, अरे चाय नहीं बनाई होगी तो कॉफी बनाई होगी। अच्छा, कॉफी भी नहीं बनाई होगी तो नींबू पानी तो जरूर बनाया होगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप कॉफी बना रहे हो तो कॉफी के पार्टिकल्स दूध के पार्टिकल्स के साथ मिल जाते हैं और उसके बाद हमें एक प्यारी सी ताजी सी कॉफी मिलती है पीने को। कॉफी क्यों बन पाता है? क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है ना, इसी स्पेस में कॉफी के पार्टिकल्स जाके मिल जाते हैं, जिससे दूध और कॉफी मिल गया तो एक पक्की कॉफी बन जाती है। तो ये नींबू पानी बन जाना, कॉफी बन जाना और चाय बन जाना, ये पॉसिबल तभी हो पाया है जब हमें ये पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनके बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में जगह होती है। ठीक है, तो भैया सबसे पहली प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। मतलब कोई भी मैटर है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लगातार
हिलते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे देखो यहां पर देखो कोई एक मैटर है और मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये देख रहे हो आप, मूव कर रहे हैं। जैसे ही इन पार्टिकल्स को हमने थोड़ा गर्म किया, ये थोड़ा और तेजी से मूव करने लगे। हमने इनको और गर्म किया तो ये और तेजी से मूव करने लगे। आप यहां पर देखो यहां पर आप, जैसे ही हमने इंक, एक बूंद इंक जैसे ही हमने पानी में डाली तो ये इंक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, वो पानी में ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो भैया मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। आपने अगरबत्ती तो देखी ही होगी। अगरबत्ती को आप जला दो, आप जब जलाओगे तो आप दूर भी बैठे रहोगे ना, तब भी आपको अगरबत्ती की महक आएगी। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। जो आपके नाक में पहुंचते हैं तो आपको खुशबू आती है, स्मेल आती है। ठीक है, तो भैया सेकेंड प्रॉपर्टी भी आप समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव करते रहते हैं। अच्छा, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव करते हैं तो भैया आपको पता है कि कोई भी चीज अगर मूव करती है, कोई भी चीज अगर चलती है ना, तो चलते वक्त उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी होती है। यस, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तब आती है जब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। और ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ये देखो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो इन पार्टिकल्स में कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। यस, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो भैया लगातार मूव करते हैं, लगातार हिलते डुलते रहते हैं, और मूव करने की वजह से इन पार्टिकल के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने देखा जैसे जैसे हमने इन पार्टिकल्स को गर्म किया, ये पार्टिकल्स लगातार, देख रहे हो, तेज तेज से मूव करने लग रहे हैं। यहां देखो धीरे मूव कर रहे हैं, हमने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, हमने इनको गर्म कर दिया तो ये तेजी से मूव करने लगे। तेजी से मूव करने लगे मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी बढ़ता है। जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगी ना। हमने बताया मेरे भाई कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मतलब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तेजी से मूव करेंगे तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस, सो दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी। मैटर के पार्टिकल्स की दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं, लगातार हिलते डुलते रहते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब आप अच्छे से जानोगे अपने आने वाले चैप्टर्स में। अभी आप बस इतना जानो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, समझ गए? तो आप ये प्रॉपर्टी को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव करते हैं। चाहे वो किसी भी मटेरियल के पार्टिकल हो, वो मूव करते ही करते हैं। ठीक है, अपने आप मूव करते हैं वो। चलो, तो भैया जब पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं तो उसी बीच में एक टर्म आ गया है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना। अब ये डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन किसे कहते हैं? दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। आपने देखा जब हम अगरबत्ती को जलाएंगे, जैसे देखो ये अगरबत्ती है, भाई पीछे आजा, स्लाइड पीछे आजा। जैसे देखो हम अगरबत्ती को जैसे ही जलाते हैं, अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होने लगते हैं। मिक्स होते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स हो जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। डिफ्यूजन का मतलब सिंपल सा है, फैलना, ऑटोमेटिक फैलना। इसी चीज को हम डिफ्यूजन कहते हैं। देखो, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, एक अगरबत्ती के पार्टिकल्स और एक एयर के पार्टिकल्स, ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से मिक्स हो जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। ठीक है, समझ आया? अब ये एक दूसरे से मिक्स क्यों हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में भी जगह है और
इन अगरबत्ती के पार्टिकल्स के बीच में भी जगह है। ये अगरबत्ती के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर फिक्स हो जाते हैं। दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन समझ गए क्या होता है? एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी की बुक में यही डिफिनीशन दी गई है और यही वर्डिंग दी गई है। तो अब तक हमने ये समझ लिया, दो प्रॉपर्टीज अब तक हमने समझ ली पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब चलो तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यस, ये तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जगह होता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर लगातार मूव करते रहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर हम देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को चिपका के रखते हैं। अच्छा, चलो इस चीज को हम एक एक्टिविटी के थ्रू कंफर्म कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक का एक्टिविटी नंबर 1.7 ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाय एवरीवन, वेलकम टू एक्टिविटी नंबर 1.7। इस एक्टिविटी से हम चेक करेंगे कि कोई भी मैटर है, इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ये एक आयरन नेल, इसके बाद एक चाहिए चौक, और चौक के अलावा हमें चाहिए ये एक रबड़। और एक एक करके इन तीनों चीजों को हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। और ब्रेक करने के लिए हमारे पास ये है, ये एक बहुत ही शार्प, बहुत ही जानदार सी चीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये आयरन को कट करने की कोशिश करते हैं। देखो होता है क्या ये? नहीं हो रहा, फिर से करते। नहीं हो रहा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये जो आयरन नेल के पार्टिकल्स है ना, इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्या है, जल्दी दूर नहीं जा रहे। अब अगर हम हथौड़ी से लेकर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएं, तब ये पार्टिकल्स एक दूसरे से हो सकते हैं दूर चली जाए और ये कील टूट जाए। ये तो बात हो गई आयरन नेल की। बात कर लेते हैं रबड़ की। रबड़ के पार्टिकल्स देखते हैं कि क्या इनके बीच में जो फोर्स है वो कम है या ज्यादा है। काट के देखते हैं, कटता है कि नहीं। या ये तो कट गया। मतलब क्या है? मतलब इनके बीच के जो पार्टिकल्स का जो फोर्स था, इनके पार्टिकल्स में बीच में जो फोर्स था वो थोड़ा कमजोर था। जैसे ही हमने काटा, ये आराम से कट गया। चौक की बारी। अब चौक तो ऐसे ही भी टूट जाएगा, ये तो सबसे कमजोर होता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई भी मैटर होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होती है। यही फोर्स इन पार्टिकल्स को एक साथ चिपका कर रखती है। ठीक है, जैसे ये आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये जो रबर बैंड के पार्टिकल्स हैं, ये थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा कमजोर है। और ये चौक के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा कमजोर है। ये देखो, जब जहां तोड़ोगे टूट जाएगा ये। तो दिस इज आवर एक्टिविटी नंबर 1.7। होप यू हैव लव्ड दिस। लेट्स गेट बैक। कैसी लगी एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि भैया जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, जैसे हमने जो कील लिया था, जो हमने वो लोहे की कील ली थी, लोहे की कील को जब हम हैमर से, हथौड़े से मारते हैं ना, तो ये टूटता नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर होता है। फोर्स है, इस वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं। जैसे कील छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अगर इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स नहीं रहता, तो ये लोहे की कील बनाना संभव ही नहीं था। ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर ऐसे ही गिरा पड़ा रहता। ठीक है, तो हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला? इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि सचमुच मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर होती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से क्या रहते हैं? चिपक कर रहते हैं। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। अच्छा,
The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. आपने देखा जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली चिपके हुए हैं, ठीक है। जो रबड़ बैंड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से वीक हैं, लिटिल वीक हैं वो, ठीक है, लिटिल वीक। लेकिन जो चौक के पार्टिकल्स हैं वो वेरी वीक हैं, वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें अलग करना काफी आसान है। मतलब क्या है, मतलब अलग अलग मटेरियल्स के पार्टिकल्स के बीच में ना अलग अलग तरीके की फोर्स होती है। मतलब किसी पार्टिकल के बीच में बहुत ही स्ट्रांग फोर्स होती है, किसी पार्टिकल के बीच में थोड़ा कमजोर फोर्स होता है जिसे तोड़ना काफी आसान होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमारा थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो जाता है कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को चिपका कर रखते हैं। Okay, now let's move to third topic of this chapter, states of matter. हमारे अगल बगल जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं या 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड। हमारे अर्थ पर मैक्सिमम चीजें सॉलिड हैं, चाहे वो आप जिस स्मार्टफोन में इस वीडियो को देख रहे हो या आपकी टीवी हो गई, आपका पेंसिल, इरेजर, आपका कंप्यूटर, ये सभी चीजें सॉलिड के फॉर्म है। दूसरी जगह पर है लिक्विड। आप पानी पीते हो, ये एक लिक्विड का फॉर्म है। आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, जूस पीते हो, ये सभी चीजें लिक्विड के फॉर्म है। और तीसरा फॉर्म ऑफ मैटर है गैसेस। आपने वाटर वेपर के बारे में सुना होगा, जिसको हम हिंदी में भाप कहते हैं। भाप भी एक तरीके का गैस ही है, एक तरीके का गैस का फॉर्म है। ऑक्सीजन ये भी एक तरीके का गैस है, ठीक है। तो हमारे अगल बगल जितने भी मैटर जिनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या जितनी भी चीजें हमारे अगल बगल पाई जाती हैं वो या तो सॉलिड होती हैं, या तो लिक्विड होती हैं, या तो गैसेस होती हैं। होती है कि नहीं होती? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ना हो। अरे नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है मेरे भाई, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो या तो सॉलिड है, या लिक्विड है, या गैसेस हैं। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू सबसे पहला वाला टॉपिक, सॉलिड स्टेट क्या होता है या सॉलिड्स कहते किसे हैं। ठोस पदार्थ, आपने हिंदी में नाम सुना होगा, ठोस पदार्थ ही सॉलिड कहलाता है। आप इसके बारे में पहले से भी जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूं। सॉलिड्स जो होते हैं उनका शेप डेफाइनाइट होता है, उनका शेप बिल्कुल फिक्स होता है। अगर कोई सॉलिड ऐसे सर्कल है तो वो हमेशा सर्कल ही रहता है। सॉलिड्स की बाउंड्रीज भी फिक्स होती हैं। जैसे देखो ये क्यूब है, इसका बाउंड्री बिल्कुल फिक्स है कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मतलब ये अपना शेप, अपनी बाउंड्रीज चेंज नहीं करते हैं। इसके अलावा ये वॉल्यूम भी इनका फिक्स होता है। सॉलिड कितनी जगह घेरेंगे ये फिक्स होता है। अब इस डब्बे को तुम चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, वो फिक्स वॉल्यूम का ही होगा, उतनी ही जगह को ऑक्युपाई करेगा। है कि नहीं है? यस, ये रहा हमारा पहला प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। दूसरी चीज, सॉलिड रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। सख्त होते हैं मतलब आप इस जीआईएफ में देख सकते हो कि सॉलिड्स टूट जाएंगे लेकिन अपने शेप को चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी सॉलिड्स रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। अगर हम सॉलिड्स में ज्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर हम हथौड़ी से मारने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब सॉलिड्स बिल्कुल सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। ये है सॉलिड्स की दूसरी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज याद रखना यार सॉलिड की। सॉलिड की प्रॉपर्टी, डिफाइनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि सॉलिड सख्त होते हैं, रिजिड होते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्या आप किसी ठोस पदार्थ को दबा सकते हो? क्या इसको सिकोड़ सकते हो क्या? अच्छा, कोई भी चीज ले लो, अपना स्मार्टफोन ले लो। अब अपने स्मार्टफोन को दबाने की कोशिश करो, क्या तुम अपने स्मार्टफोन को कंप्रेस कर पाते हो? कभी नहीं कर पाओगे। आपका फोन टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते, उन्हें हम दबा नहीं सकते हैं।
फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ये होती है कि भाई जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और इसी वजह से किसी भी सॉलिड को अगर हमें तोड़ना है ना, तो हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगानी होती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक होते हैं, ये आसानी से टूटते नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड। आई होप आपको कि सॉलिड का मतलब बिल्कुल पता चल गया होगा। अच्छा, आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का ही कुछ क्वेश्चन है सॉलिड्स को लेकर, जो हमारे मन में डाउट आता है ना, 3-4 डाउट यहां पर हैं जो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ो, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दी जा रही है। सबसे पहला डाउट बच्चों का होता है कि रबर का क्या भैया, रबर बैंड अपना शेप चेंज कर देता है। जब हम रबर बैंड को ऐसे खींचते हैं ना, तो रबर बैंड खिंच जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन हमने सुना है कि भाई सॉलिड तो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, तो क्या रबर सॉलिड है या क्या है ये रबर हमारा? तो मैं आपको बता दूं कि रबर बिल्कुल सॉलिड है। क्यों? क्योंकि रबर तभी अपना शेप, तभी अपना आकार चेंज करता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। जब हम उस पर सिर्फ फोर्स हटा लेते हैं तो वापस वो उसी स्टेट में आ जाता है। ये देखो, हम रबर को खींच रहे हैं, रबर खिंच जा रहा है। जब हम अपने फोर्स को हटाएंगे, वापस रबर अपनी ही अवस्था में आ जाएगा। मतलब रबर सॉलिड है, बस अगर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, अपना शेप को चेंज कर देता है। ठीक है, चलो सेकंड डाउट आता है कि सुगर आपने देखा होगा, आपने नमक भी देखा होगा। ये जो सुगर और सॉल्ट होते हैं, ये जिस डब्बे में रखे जाते हैं उसी डब्बे का शेप ले लेते हैं। लेकिन हमने सुना है कि सॉलिड तो अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, तो क्या ये सुगर और सॉल्ट अपना शेप चेंज करते हैं? तो क्या ये सॉलिड नहीं है? क्या ये सॉलिड नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि एक सुगर का क्रिस्टल, चाहे वो डब्बे में रखा जाए, चाहे वो टेबल में रखा जाए, चाहे वो फर्श पर रखा जाए, वो रहेगा अपने ही शेप का। बस जिस डब्बे में उसे रखा जाता है वो डब्बे के शेप में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि चीनी हमारा पहले ऐसा है, डब्बे में रखने के बाद गोल हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो भाई सुगर और सॉल्ट अपना शेप चेंज नहीं करते, बल्कि डब्बे में रखने जाने की वजह से क्या होता है, उनको लगता है ऐसा कि वो अपना शेप चेंज कर लिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू थर्ड डाउट ऑफ सॉलिड स्टेट। स्पॉन्जी आपने नाम सुना होगा, जिसको हम कहते हैं सोखता। ठीक है, अच्छा हमने ये भी सुना है कि सॉलिड्स को हम प्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो स्पॉन्जी है, इसको तो हम आसानी से दबा ले रहे हैं। तो क्या ये स्पॉन्जी सॉलिड नहीं है? है, बिल्कुल है। क्योंकि जो स्पॉन्जी होता है, जो सोखता होता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब इन होल्स में एयर भरा हुआ होता है। जैसे ही हम इस स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये भैया, ये स्पॉन्ज तो अपना शेप का ही है, लेकिन इसके अंदर जो एयर था वो बाहर निकल आया है। ठीक है, तो ये 3 मेजर डाउट बच्चों को होते हैं सॉलिड्स को लेकर, कि रबर बैंड सॉलिड है कि नहीं है, तो वो भी है। सुगर और सॉल्ट जिस डब्बे में रखा जाता है उस डब्बे का शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? बिल्कुल है। और वैसे ही स्पॉन्ज, सोखता जिसको हम कहते हैं, क्या ये सॉलिड है? क्योंकि स्पॉन्ज को हम आसानी से प्रेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्पॉन्ज हमारा सॉलिड है, क्योंकि स्पॉन्ज में छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिन होल्स में हवा भरी रहती है। जैसे ही हम इसे दबाते हैं, हवा बाहर निकल जाती है। गॉट इट? ओके, लेट्स मूव टू सेकेंड फॉर्म ऑफ मैटर, लिक्विड स्टेट। लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड किसे कहते हैं भाई? लिक्विड किसे कहते हैं ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। फिर भी मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं लिक्विड की, कि लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता। वो जिस डब्बे में रखे जाते हैं उस डब्बे का शेप ले लेते हैं। जैसे देखो, यहां पर ये कुछ ऐसे क्वाड्रिलेटरल टाइप के हैं, यहां पर कुछ सर्कुलर टाइप के हो गए हैं, यहां पर कुछ स्क्वायर टाइप के हो गए हैं। मतलब लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं रहता, लेकिन उनकी वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स रहती है। वॉल्यूम मतलब अगर वो इस डब्बे में 1 लीटर ऑयल रखा गया है, तो इस डब्बे में हम डालेंगे तो इस डब्बे में भी 1 ही लीटर होगा, इस डब्बे में डालेंगे तो इस डब्बे में भी 1 लीटर ही होगा। अपना वॉल्यूम चेंज नहीं करते हैं लिक्विड्स, बट शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है लिक्विड की, कि लिक्विड्स फ्लो।
लिक्विड्स क्या होते हैं कि आसानी से बह जाते हैं, मतलब अपना शेप बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं ये, इसलिए लिक्विड्स रिजिड नहीं होते हैं, दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड सख्त नहीं होते हैं, सॉलिड्स की तरह वो बिल्कुल अड़ियल नहीं होते हैं, वो जिस डब्बे में रखे जाते हैं उस डब्बे का शेप ले लेते हैं। गॉट इट? ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कि लिक्विड्स हैव लिमिटेड कंप्रेसिबिलिटी। हमने देखा कि हम सॉलिड्स को बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं, लेकिन लिक्विड्स को हम कुछ हद तक दबा सकते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड यहां तक है तो हम बहुत करेंगे, थोड़ा सा नीचे ले आकर यहां तक लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड्स को भी हम बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज्यादा करेंगे तो हो सकता है ये कंटेनर फट जाए और पानी या जो भी लिक्विड इसके अंदर रखा है वो बह जाए। ठीक है, तो लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज भी आप समझ गए कि लिक्विड का कोई शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड्स आसानी से अपना शेप चेंज कर लेते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं होते। तीसरी चीज, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब हम लिक्विड्स को दबा तो सकते हैं लेकिन कुछ हद तक। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। हम जानते हैं कि लिक्विड्स के अंदर कोई भी चीज हो वो आसानी से घुल जाती है, चाहे वो हम चीनी या नमक डालें इस पानी में वो भी घुल जाएगा। हम कोई डेटॉल लिक्विड होता है ना, हम डेटॉल को भी इस पानी में अगर डालते हैं तो वो भी आसानी से घुल जाता है। और लिक्विड्स के अंदर गैसेस तो ऑलरेडी मौजूद ही रहते हैं, जैसे हमारे पीने वाले पानी में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। तो भाई हम पढ़ेंगे कि लिक्विड्स में सभी चीजें आसानी से मिक्स हो जाती हैं, आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। हम जानते हैं कि कोई भी इंसान है, जानवर है, उसे जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत है, ब्रीथ करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उन्हें भी सांस लेना होता है। तो भाई वो सांस लेते तो हैं, लेकिन पानी के अंदर कैसे ले पाते हैं? क्योंकि हमें सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। पानी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मिक्स होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जानवर जिंदा रहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों चीजें लिक्विड्स के अंदर आसानी से फैल सकती हैं। सॉलिड्स में शुगर हो गया, क्या हम शुगर को पानी में मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। क्या हम डेटॉल एक तरीके का लिक्विड है, क्या डेटॉल को हम पानी में मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। ऑक्सीजन एक तरीके का गैस है, क्या ऑक्सीजन पानी में मिला हुआ होता है? बिल्कुल मिला हुआ होता है। मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों चीजें लिक्विड्स के अंदर आसानी से फैल सकती हैं, आसानी से घुल सकती हैं। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता, सॉलिड्स इतने सख्त होते हैं कि सॉलिड के अंदर कोई चीज मिलाना चाहो तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लिक्विड के अंदर डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे देखो यहां पर हम इंक जैसे ही इस लिक्विड के अंदर डालते हैं, ये लिक्विड तुरंत मिक्स होने लगता है। ठीक है, मतलब लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो थोड़ा ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों होता है? लिक्विड्स के अंदर कोई भी चीज आसानी से क्यों घुल जाती है? क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक होते हैं। इनके बीच में जगह ही नहीं होती कि कोई चीज आकर मिक्स हो जाए। लेकिन ये जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड के अंदर कोई भी मैटर आसानी से घोला जा सकता है, आसानी से डिफ्यूज कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस। Now after solids and liquids we will see the gaseous state of matter। जो तीसरा फॉर्म ऑफ मैटर है वो है गैस। अब गैसेस स्टेट को मैं लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जानने को आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तुमने गुब्बारे बेचने वाले को तो देखा ही होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो गुब्बारा बेचने वाला होता है वो अपने साथ एक
छोटा सा सिलेंडर रखता है और उस सिलेंडर में वही गैस भरी हुई होती है जो बलून में डाली जाती है। अब उस गुब्बारे बेचने वाले से पूछो कि वो एक सिलेंडर में कितने गुब्बारों को भर लेता है, और उससे ये भी पूछो कि सिलेंडर में कौन सा गैस है। वो तुम्हें बता सकेगा तो जरूर बताएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉर्मल साइज का सिलेंडर होता है वो 14.9 क्यूबिक फीट का होता है, 14.9 क्यूबिक फीट का। और इतने छोटे सिलेंडर से अगर हम बलून्स को भरते हैं ना तो लगभग 50 पीसेस ऑफ बलून हम आसानी से भर सकते हैं। 50 पीसेस ऑफ बलून मतलब अगर 9 इंच का बलून है, अगर 9 इंच का गुब्बारा है तो 50 गुब्बारे को हम भर सकते हैं। अगर 11 इंच का गुब्बारा है तो हम लगभग 27 पीसेस गुब्बारों को भर सकते हैं। ठीक है, और सिलेंडर में कौन सी गैस पाई जाती है जो गुब्बारों में भरी जाती है? वो है हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां पर? बिल्कुल नहीं होगी। ओके, सो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.11। इस एक्टिविटीज में आपको यही सिखाया गया है कि जो गैसेस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इसी चीज को चेक करने के लिए एक्टिविटी है। आपको पता ही है यार कि बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस को हम एक छोटे से सिलेंडर में कैरी कर सकते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि जितने भी गैसेस है ना उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। We have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। ये हमें तो पता ही है ना यार कि हम बहुत सारे गैसेस को कंप्रेस करके दबा के एक छोटे से सिलेंडर में भर सकते हैं, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स इतना ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। सॉलिड्स को तो हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड्स को हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैसेस को, बहुत सारे गैसेस को कंप्रेस करके हम छोटे से सिलेंडर में रख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है एलपीजी सिलेंडर। आपके घरों में खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर आता है एलपीजी सिलेंडर, उस सिलेंडर में बहुत सारी गैसेस कंप्रेस करके छोटे से सिलेंडर में डाल दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, उस सिलेंडर में भी ऑक्सीजन गैस को, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके उस सिलेंडर में भर दिया जाता है। वैसे ही जो सीएनजी गैस होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म ही होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी एज अ पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव यूज होता है। हमारी गाड़ियों में आज सीएनजी का यूज होने लगा है। ठीक है, तो सीएनजी भी एक तरीके का कंप्रेस्ड गैस है। बहुत सारे सीएनजीस को हम छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके रख सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। ये जो गैसेस हैं ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, और यही कारण है कि हम बहुत सारे गैसेस को छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके फिल कर सकते हैं और उसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये गैसेस का एक एडवांटेजेस है कि गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए हम उन्हें छोटे से सिलेंडर में कहीं भी ले जा सकते हैं और ले आ सकते हैं। ठीक है, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमारे घरों में, हमारे किचन में खाना बन रहा होता है। अब खाने की खुशबू हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंच जाती है बाय द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स। अब जो वो खाने की महक है वो हमारे नाकों तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, हमारे तक पहुंचती है और हमारे से और भी बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी खाना बनता है, आपने देखा होगा कि खाना बनते टाइम कुछ गैसेस निकलती हैं, वाटर वेपर की तरह कुछ गैसेस निकलती हैं। इन्हीं गैसेस को हम अरोमा का नाम देते हैं। अब ये अरोमा गैसेस जो होती हैं ये
हवा के पार्टिकल के साथ मिल जाती हैं और जहां जहां हवा जाती है वहां वहां इस खाने की खुशबू पहुंच जाती है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकेंड्स। हमने देखा है कि अगर खाना गर्म है तो उसकी खुशबू हमारे तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन वहीं पर अगर हम सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड और लिक्विड्स की खुशबू हमारे तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचती है जितना गैसेस की पहुंच जाती है। अगरबत्ती जलती है तो उसमें से गैस निकलती है ना, वो गैस हवा के साथ मिक्स होती है और हमें खुशबू आ जाती है। वैसे ही हम परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स हवा के साथ मिक्स होते हैं और हमारे तक पहुंचते हैं, जिससे हमें परफ्यूम की खुशबू आती है। इससे क्या पता चलता है? ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। आपने देखा है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो काफी दूर दूर होते हैं और काफी फ्री भी होते हैं। फ्री होने की वजह से इनमें एयर आसानी से मिक्स हो जाता है और एयर के साथ वो पूरे वातावरण में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है। इन द गैसियस स्टेट, गैसेस में क्या होता है, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कहीं भी, कोई भी गैस का पार्टिकल है ना, वो कहीं भी इधर उधर मूव करता रहता है और बहुत तेजी से मूव करता है। क्यों? क्योंकि भाई गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं तो वो तेजी से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर जगह, जो प्लेस है, जो जगह है, वो काफी ज्यादा है। ड्यू टू दिस, और यही कारण होता है कि द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और यही कारण होता है कि जिस भी कंटेनर में, मान लो सिलेंडर में गैस भर के रखा गया है, तो इस सिलेंडर के वॉल्स को ना ये गैसेस हिट करते रहते हैं, ऐसे प्रेशर बनाते रहते हैं, एक दूसरे से भी ये हिट करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। अब देखो, हमारा जो बलून होता है, जब भी बलून को हम फोड़ते हैं तो बहुत तेजी से आवाज आती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स है ना, वो बार बार बलून के दीवालों को हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी सी भी जगह मिलती है ना, तो ये सारे गैसेस एक साथ बूम आवाज करके निकल जाते हैं। ठीक है। गैसेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स exerted by the gas particles per unit area on the walls of the कंटेनर। यही बताया गया है कि जो बलून होता है, बलून में हम अगर गैसेस को फिल करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो एक दूसरे को हिट करते हैं। इसके साथ साथ ये बलून के दीवार को भी हिट करते हैं, जिससे बलून पर प्रेशर बनता है और बलून पूरा फुला हुआ होता है। जैसे ही थोड़ी सी जगह मिलती है, सारी गैसेस यही एक जगह से निकलने की कोशिश करती हैं, जिससे बलून फट जाता है और बहुत तेज से आवाज भी करता है। ठीक है। अब ये जो फिगर आपके सामने दिखाया गया है ना, इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स। आप क्लियरली देख सकते हो कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास हैं, इसलिए सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं। वहीं लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर हैं, इसलिए ये थोड़ा सा तेज मूव करते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और वहीं पर जो गैसेस होते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स काफी दूर होते हैं, इसलिए ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में सबसे तेज किसी के पार्टिकल मूव करते हैं तो वो है गैसेस के पार्टिकल्स। सो आई होप कि आपको ये तीनों फॉर्म ऑफ मैटर समझ में आ गया होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को भी देखो और उस वीडियो को भी जरूर देखना। मिलते हैं अपने एक और नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।